तो हम अब पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अपचयन विभव आंकड़ा। इसके पहले मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रोड विभव, याद होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य आवेशों का एक अंतर उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसी में हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। फर्क सिर्फ इतना है कि मानक अवस्था में यही काम करना है, यानी 298 केल्विन ताप पर जब हम किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डुबाते हैं तो उत्पन्न आवेशों के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि इनको मापते कैसे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन विभव आंकड़ा या विद्युत रासायनिक श्रेणी। हाँ, तो ये हमारा टॉपिक, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपचयन विभव आंकड़ा ये क्या है? ढेर सारे इलेक्ट्रोडों को आप एक के बाद एक के बाद एक हाइड्रोजन के साथ लगाइए और उनके मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव को ज्ञात कर लीजिए। इन विभव को आप एक क्रम से व्यवस्थित कर दें तो ये क्रम, जो श्रेणी मिलेगी, वही कहलाती है ऑक्सीकरण अपचयन विभव आंकड़ा या विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को ऑक्सीकरण अपचयन विभव आंकड़ा या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कुछ मूल चीजें मैं दो चार लिख के बता देता हूं आपको। जैसे सबसे ऊपर यहां दिया हुआ है लिथियम का अपचयन के रूप में ही लिखना है। इसके लिए मान है -3.04 वोल्ट। इसके बाद आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूं वो आप लें। फिर आप जिंक ले सकते हैं, क्योंकि जिंक बहुत बार पढ़ा जाता है। फिर आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन लेना जरूरी है क्योंकि ये सबसे बीच में है और इसके लिए माना था हमने 0.00 वोल्ट। इसके बाद आप कॉपर ले सकते हैं, क्योंकि जहां जिंक की बात आती है वहां कॉपर जरूर हम बात करते हैं। यह है 0.34 वोल्ट। इसके बाद कॉपर के बाद आप ले सकते हैं सिल्वर। जीरो 0.80 वोल्ट। इसके बाद आप फ्लोरीन ले सकते हैं, 2.87 वोल्ट। ध्यान दीजिए कि मान क्रमशः बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर माइनस से प्लस में जाना, यानी गणितीय रूप से मान बढ़ रहा है। हमने ये भी पढ़ा था कि जिन इलेक्ट्रोडों के लिए मान ऋणात्मक है उनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होती है, जिनकी धनात्मक है उनकी लेने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इस आधार पे देखें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता
घटती है। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है ना, एक बात ध्यान में रखें। अब आते हैं हम इसमें इसके अनुप्रयोग के ऊपर, इसका क्या क्या उपयोग है। पहला अनुप्रयोग है धातु के धनायन बनाने की प्रवृत्ति। मतलब कौन सा धातु जल्दी धनायन बनाएगा। अगर हम नोटिस करें तो जिस धातु के लिए मान जितना ऋणात्मक होगा, आपसी का अपचयन विभव का मान जितना ऋणात्मक होगा, इसका मतलब वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन में बदल जाएगा। तो श्रेणी में ऊपर पाए जाने वाले धातु जो हैं वो आसानी से क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। और जैसे जैसे हम श्रेणी में नीचे आते हैं धातुओं के धनायन बनाने की क्षमता घटती जाती है। अगर हम बात करें डेल जी के सूत्र की, तो यहां पर डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन ई नॉट एफ दिया हुआ है। यहां जो ई नॉट है ये मानक आक्सीकरण विभव है, याद रखिएगा, मानक आक्सीकरण विभव। तो अपचयन विभव और आक्सीकरण विभव में क्या अंतर है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। ये पूरा अपचयन विभव है। तो जैसे ही आक्सीकरण करेंगे जो धन है वो ऋण में बदल जाएगा, जो ऋण है वो धन में बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लिथियम के बारे में बात करें तो लिथियम कितनी आसानी से धनायन बनाएगा ये देखना है। तो चूंकि अभिक्रिया उल्टी हो गई, अभिक्रिया की दिशा बदली, तो ई नॉट का मान भी चिन्ह बदल देगा, ये हो जाएगा 3.04। इस मान को यहां रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 है, ई नॉट का मान हमको पता है। तो डेल जी नॉट बराबर आ जाएगा -1 × 3.04 गुणा फैराडे। तो ये ओवरऑल आ जाएगा -3.04 फैराडे। ये है डेल जी नॉट। डेल जी का ऋणात्मक मान ये बताता है कि ये अभिक्रिया अपने आप होगी, यानी आसानी से धनायन बन जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूं कि अगर आप श्रेणी का उपयोग करें तो श्रेणी में जो तत्व ऊपर की ओर हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, अतः धातुओं के धनायन में बदलने की क्षमता भी घटती है। पहला पॉइंट क्लियर है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों का ज्ञान। इसका दूसरा अनुप्रयोग है आक्सीकारक व अपचायक पदार्थों का ज्ञान। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ आक्सीकारक है, कौन सा अपचायक। देखिए ऊपर लिखा हुआ, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है वो अपचायक है। तो हमने देखा कि ऊपर की ओर जो तत्व हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो अपचायक हैं। जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, यानी अपचायक क्षमता घटती है। इसका सीधा मतलब है आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो ऊपर के तत्व अपचायक होंगे, नीचे के तत्व आक्सीकारक होंगे। इसलिए लिथियम प्रबलतम अपचायक है, सबसे ऊपर है क्योंकि, और फ्लोरीन प्रबलतम आक्सीकारक है क्योंकि सबसे नीचे है ये। तो ये तो श्रेणी के हिसाब से हुआ कि श्रेणी में जो तत्व, इस श्रेणी में जो तत्व ऊपर है
वो अपचायक है, जो तत्व नीचे है वो आक्सीकारक है। मान के आधार पे देखें तो ऊपर वालों का मान ऋणात्मक या गणितीय रूप से कम है और नीचे वालों का मान धनात्मक या गणितीय रूप से ज्यादा है। तो जिन तत्वों के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव या मानक अपचयन विभव कम होगा वो अपचायक होंगे, जिनके लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव या मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा वो आक्सीकारक होंगे। यही मतलब है इसमें। ठीक है। तीसरा पॉइंट, धातु आयनों का विस्थापन। धातु बोला है ना, ध्यान रखना। धातु आयनों का विस्थापन। हम जानते हैं कि क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आप जिंक को डालें तो जिंक कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। इसका मतलब हुआ कि जिंक अधिक क्रियाशील है जबकि कॉपर कम क्रियाशील है। तो श्रेणी में देखिए जिंक ऊपर पाया जा रहा है, कॉपर नीचे पाया जा रहा है। जिंक के लिए ई नॉट का मान माइनस यानी कम है, कॉपर के लिए ई नॉट का मान प्लस यानी ज्यादा है। तो पहले हम श्रेणी के आधार पे बताएंगे। दी गई विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर की ओर पाया जाता है वह अधिक क्रियाशील होता है तथा जो धातु नीचे पाया जाता है वह कम क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये तो हुआ श्रेणी के आधार पे। मान के आधार पे जिस धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है, अपचयन विभव, ध्यान रखिए दो विभव है, आक्सीकरण विभव बोलेंगे तो फिर मान धन में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक ही मान ले रहा हूं, अपचयन या मानक इलेक्ट्रोड। तो जिस धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है वो ज्यादा क्रियाशील है, जिसके लिए ज्यादा है वो कम क्रियाशील है। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद बारी आती है अधातु आयनों का विस्थापन, जस्ट उल्टा। अधातु आयनों का विस्थापन कैसे होगा? हमने ये देखा है कि फिर वही बात, अधिक क्रियाशील अधातु कम क्रियाशील अधातु को उसके यौगिक से हटा देती है। जैसे अगर हम ये कहें तो मान लो आपके पास NaBr हो और आप F2 से क्रिया कराएं तो ये क्या करेगा, NaF बना लेगा और Br को हटा देगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन ज्यादा क्रियाशील है, ब्रोमीन कम क्रियाशील है। तो उल्टा हो जाएगा मान। श्रेणी में जो धातु नीचे है, सबसे नीचे कौन है, फ्लोरीन, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। जो सबसे नीचे है, जो नीचे है वो ज्यादा क्रियाशील है, जो ऊपर है वो कम क्रियाशील है। तो अधातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। जिस अधातु के लिए मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा है वो ज्यादा क्रियाशील है, जिसके लिए कम है वो कम क्रियाशील है। धातु में उल्टा हो जाएगा, धातु में ऊपर से नीचे आने पे क्रियाशीलता घटती है, अधातु में क्रियाशीलता बढ़ती है। यही ध्यान रखना। फिर बारी आती है तत्वों द्वारा हाइड्रा अम्लों का से हाइड्रोजन का विस्थापन, पांचवा पॉइंट।
अम्लों से H2 का विस्थापन अम्लों से H2 का विस्थापन। तो अगर हम ये बात देखें तो जो तत्व श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा है। यानी जिन तत्वों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक है वो तत्व श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, वो ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है। अतः ऐसे तत्व अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त कर सकते हैं। जिंक को अगर आप HCl के विलयन में डालें तो ये जिंक क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस आपको बाहर निकलती हुई मिलेगी। लेकिन अगर आप जिंक की जगह कॉपर ले लें और HCl करें तो रिएक्शन तो मैं लिख दे रहा हूं Cl2 और H2, पर यह अभिक्रिया नहीं होती है। यानी कॉपर अम्ल में डाले जाने पर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाता क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। कॉपर के लिए E0 का मान हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसका मतलब कॉपर के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हाइड्रोजन से कम है। तो जो तत्व हाइड्रोजन की तुलना में आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे उन तत्वों के लिए E0 का मान ऋणात्मक होता है। वो तत्व श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं। ये तत्व हाइड्रा अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त करा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एनोड और कैथोड को पहचानना। छठवां है एनोड व कैथोड की पहचान। आप श्रेणी में कैसे करेंगे? आपको दो तत्व दे दिए जाए और बोला जाए बताओ इनमें से कौन एनोड है कौन कैथोड है, तब क्या करोगे? तब आप देखेंगे कि जो तत्व ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वो एनोड होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कैथोड होता है। पहली लाइन को ध्यान से पढ़िए। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, यानी ऊपर वाला तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। तो श्रेणी में जो तत्व ऊपर मिलेगा वो एनोड होगा, जो नीचे मिलेगा वो कैथोड होगा। यानी जिस तत्व के लिए मान कम होगा वो एनोड होगा, जिस तत्व के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा वो कैथोड होगा। जैसे मान लो आप जिंक को देखो, जिंक के लिए E0 का मान है 0.76 माइनस में, कॉपर के लिए E0 का मान है 0.34 प्लस में। तो गणितीय रूप से देखा जाए तो माइनस वाला मान प्लस से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये कम है इसलिए ये एनोड है, ये ज्यादा है इसलिए ये क्या है? कैथोड है। गणितीय रूप से धन और ऋण अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, छठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट क्या कहता है? सेल के ईएमएफ की गणना, यानी सेल के वोल्टेज की गणना। जब आपको एनोड और कैथोड की पहचान हो गई है तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करें। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड वाले में कैथोड का मान रखिए 0.34 माइनस एनोड वाले में माइनस मान रखिए -0.76। इनको ऐड कीजिए तो 0.34 ऋण गुणा ऋण हो जाएगा धन, 0.76 ऐड कीजिए 1.10 वोल्ट। इस तरीके से आप किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के ईएमएफ की गणना कर सकते हैं। फिर बारी आती है रासायनिक क्रिया होने की संभावना ज्ञात करना। कोई रेडॉक्स अभिक्रिया होगी या नहीं होगी इसको ज्ञात करते हैं अपन।
सातों। अभिक्रिया की संभाव्यता, देखिए किसी भी अभिक्रिया के होने न होने के ज्ञान सिर्फ डेल जी के मान से दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि डेल जी अगर ऋण आएगा तो अभिक्रिया संभव होगी, और अगर डेल जी कहीं धन हो गया तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी, असंभव होगी। और डेल जी नॉट का जो सूत्र है वो है माइनस एन ई नॉट एफ। अब n धनात्मक संख्या है, धनात्मक का मतलब संख्या ही है ये, तो f भी धनात्मक है, तो E नॉट का मान ये निर्धारित करेगा कि डेल जी नॉट धनात्मक होगा या ऋणात्मक। जैसे यदि E नॉट धनात्मक है तो धन गुणा ऋण क्या आ जाएगा, डेल जी भी ऋणात्मक निकलेगा और अभिक्रिया संभव हो जाएगी। जबकि अगर ई नॉट ऋणात्मक है तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, डेल जी का चिन्ह धन आ जाएगा और अभिक्रिया असंभव हो जाएगी। तो अब कैसे पता लगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए ई नॉट सेल का मान धन है वो संभव है, ई नॉट सेल का मान ऋण है वो असंभव है। चेक करते हैं हम। आपको एक रिएक्शन देके पूछेगा कि बताओ ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, तो कैसे पता लगेगा। मान लो एक रिएक्शन हम लिखते हैं, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है 2Ag प्लस H2SO4 उत्पाद के रूप में दे दिया Ag2SO4 प्लस H2। रिएक्शन तो ठीक लिखा है बिल्कुल। अब जानना यह है कि यह क्रिया होगी या नहीं होगी। सबसे पहले देखो, शुद्ध रूप में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था। शुद्ध रूप में 0 है, H2 शुद्ध रूप में 0 है। यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, यहां इसकी भी +1 है। तो सिल्वर 0 से कहा जा रहा है +1। संख्या रेखा में 0 के ऊपर होता है +1, ऊपर आ रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब ये एनोड है। आपको पहचान करना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड है, आप मान मत देखिए। और हाइड्रोजन +1 से नीचे जा रहा है 0 पे, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन, यानी ये कैथोड है। अब ई नॉट सिल्वर का मान आप देखें तो आपको मिलेगा 0.80 वोल्ट, और ई नॉट हाइड्रोजन का मान देखें तो आपको मिलेगा 0.00 वोल्ट। ये मान आपको श्रेणी में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम ई नॉट सेल की गणना करेंगे, क्योंकि ई नॉट सेल से ही पता चलेगा। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, तो लिखेंगे ई नॉट हाइड्रोजन माइनस एनोड है ई नॉट सिल्वर। मान रखो ई नॉट हाइड्रोजन 0 माइनस 0.80, या ओवरऑल आएगा ई नॉट सेल बराबर पहले हल कर चुके हैं कि यदि ई नॉट का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया क्या होगी, असंभव। ये अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। क्लियर है ये, यहां तक किसी को दिक्कत। फिर हम बात करेंगे धातु निष्कर्षण में, अगला अनुप्रयोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप।
ठीक है। नेक्स्ट गुण है धातु निष्कर्षण में। अब मान लो आपको पता चला कि आपके घर के पीछे जो अयस्क मिल रहा है उसमें चांदी है। चांदी महंगी धातु है और चांदी कम क्रियाशील है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे सरल तरीका है उस अयस्क को घोल दो अच्छी तरह और उसमें चांदी से ज्यादा क्रियाशील धातु डाल दो। तो नियमानुसार ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देगा। जैसे अगर हमको पता है कि हमको हमारे अयस्क में चांदी है, मान लो अयस्क के रूप में, या कुछ आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, आप इसमें कॉपर डाल दो तो ये हो जाएगा क्यूप्रस नाइट्रेट और चांदी आपकी अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम महंगी धातु को सस्ती धातु के बदले प्राप्त कर सकते हैं। तो अयस्कों में महंगी धातु का निष्कर्षण करने के लिए अयस्क के विलयन में उससे अधिक क्रियाशील सस्ती धातु मिला दी जाती है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील महंगी धातु को हटाकर उसकी जगह ले लेती है, विस्थापन कर देती है और हमको महंगी धातु का निष्कर्षण हो जाता है। फिर बारी आती है विद्युत अपघटन में धातु आयन का आपेक्षिक विसर्जन करने में। 9वां, धातु आयनों का आपेक्षिक विसर्जन। क्या मतलब है इसका? मान लो आपके एक विलयन में जिंक +2 है, कॉपर +2 है, सिल्वर प्लस है, मैग्नीशियम +2 है। ये सब एक ही विलयन में है और हमने एक रॉड लगा के, इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित की। तो नियमतः सभी धनायन ऋणाग्र की ओर जाएंगे, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और वहां इलेक्ट्रॉन ले लेके मुक्त हो जाएंगे। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? कौन पहले दौड़ेगा? तो आप देखो इसके लिए मान है -0.76, इसके लिए है 0.34, इसके लिए है 0.80, इसके लिए है -2.37। तो जिस धातु के लिए E0 का मान, मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा, वो धातु सबसे पहले विसर्जित होगी, वो धातु सबसे पहले विलयन से बाहर निकलेगी। तो सबसे पहले विलयन से बाहर निकलेगा सिल्वर, उसके बाद निकलेगा कॉपर, उसके बाद निकलेगा जिंक और सबसे आखिरी में निकलेगा मैग्नीशियम। क्लियर है ये क्रम? जिस धातु के लिए मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा उसके विसर्जन की दर ज्यादा होगी, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम होगा उसके विसर्जन की दर भी कम होगी। क्लियर है ये? फिर सेल अभिक्रिया के साम्य नियतांक की गणना। बहुत सारा पॉइंट है, इतना पॉइंट आपको नहीं लिखना होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। साम्य नियतांक की गणना। देखो किसी भी साम्यावस्था के लिए जो k का मान है और E0 के मान में क्या संबंध है, अगर हम देखें तो पहला संबंध हमारा है del G0 बराबर -RT नेचुरल लॉग k। ये आपने पढ़ा हुआ है सबसे पहले बलगति वाले चैप्टर में। और हम जानते हैं कि del G0 बराबर होता है -EnE0F। ये जो k है यही है साम्य नियतांक। इन दोनों की तुलना कर दो तो आ जाएगा NE0F, माइनस साइन कट जाएगा, RT नेचुरल लॉग
के, आर टी को इधर भेज दो तो नेचुरल लॉग के बराबर आ जाएगा आपका एन ई नॉट एफ बटा आर पी। नेचुरल लॉग हटा देंगे तो ये सब ई की घात में चला जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 2.303 लॉग के बराबर एन ई नॉट एफ बटा आर टी। 2.303 को अंदर कीजिए तो लॉग के बराबर एन ई नॉट एफ अपॉन 2.303 आर टी। ये हो गया अपना, है ना, सरल है। इसके अलावा आप विषम अनुपात का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। तो आज हम यहां तक देखेंगे, ये एक बड़ा टॉपिक है, इससे अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसको अच्छी तरह पढ़िए। कल हम ऑक्सीकरण अपचयन बॉर्न हैबर चक्र जैसा है उसको पढ़ेंगे, लेटिमर आरेख, पोरबेक्स आरेख और फ्रॉस्ट आरेख पढ़ेंगे, और कल ये चैप्टर उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है।